नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय चुनाव आयोग ने 9 अगस्त को एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के सबूत शपथ के साथ प्रस्तुत करने या देश भर से माफी मांगने को कहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महादेवपुरा विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए 1,250 फर्जी वोट बनाए गए। इसके बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पूर्वक साक्ष्य देने का नोटिस भेजा। इस नियम के तहत पंजीकरण अधिकारी दावों या आपत्तियों पर जांच कर निर्णय ले सकता है और साक्ष्य शपथ पर मांगे जा सकते हैं। हालांकि चुनावी कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि शिकायत मतदाता सूची प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर ही दी जानी चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने यूक्रेन में युद्ध की स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को लंदन में नजदीक केंट में बैठक की। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव, राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक के साथ साथ ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड और नाटो के अधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह बैठक अमेरिका की पहल पर आयोजित हुई थी। लैमी ने इस दौरान कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन का पूर्ण समर्थन करता है और न्यायपूर्ण व स्थायी शांति के लिए प्रयास जारी रखेगा। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ किया है कि वे रूस को कोई क्षेत्रीय रियायत नहीं देंगे। यह बयान आगामी अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता से पहले आया है। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली शिखर बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह बैठक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और शांति की संभावनाओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। बयान में प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्तव्य का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने इस बैठक का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की थी कि उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुप्रतीक्षित मुलाकात 15 अगस्त को ग्रेट स्टेट अलास्का में होगी। यह बैठक विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के रूप में देखी जा रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया। शनिवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले दिल्ली में 2 लोग उनसे मिले थे और 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। शरद पवार ने कहा कि उन लोगों से राहुल गांधी की भी मुलाकात हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने यह प्रस्ताव ठुकराकर जनता के बीच जाने का फैसला किया। पवार ने नाम पते की जानकारी न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की वोट चोरी संबंधी प्रस्तुति की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह शोध और दस्तावेजों पर आधारित थी। पवार ने माना कि चुनाव से पहले विपक्ष को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। साथ ही उन्होंने भाजपा गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया और कहा कि उनका गुट कभी भी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा था कि चुनाव से पहले 2 लोग उनसे मिले थे और 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। शाइना एनसी ने इस दावे पर संदेह जताते हुए कहा कि शरद पवार जैसे अनुभवी नेता पर ऐसे 2 लोगों के मिलने पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में हार जीत जनता तय करती है और यदि पवार को कोई आपत्ति है तो वे चुनाव आयोग या अदालत में शिकायत कर सकते हैं। शाइना ने कहा कि जो जीता वही सिकंदर और उन्होंने लोकसभा चुनाव में इस बात को स्वीकार किया, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर आपत्ति जताना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनावों का जिक्र किया और कहा कि हमेशा इस बात की चिंता रही है कि चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जिस पर हमें पूरी बहस करनी चाहिए वह उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सीधे वोटों के अपहरण का आरोप लगाया।
बता दें कि 2024 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के 9 उपचुनावों में भाजपा ने 6 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 और आरएलडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति शतरंज खेलने जैसी थी, जिसमें ग्रे जोन में अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। इस ऑपरेशन की योजना 23 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहमति से बनी। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन उरी और बालाकोट के हमलों से अलग था, जिसमें दुश्मन के अंदर गहराई तक हमला किया गया और कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। 25 अप्रैल तक उत्तरी कमान ने 9 लक्ष्यों में से 7 पर हमले की तैयारी कर ली थी। जनरल द्विवेदी ने बताया कि इस अभियान ने पूरे देश को जोड़ने वाला संदेश दिया और इसे लेकर देश में गर्व की भावना बनी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर जवाबी कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इसराइल की गजा सिटी को नियंत्रण में लेने की योजना के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। मिस्र में शनिवार को हुई वार्ता के बाद फिदान ने कहा कि इसराइल की इस योजना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए। मिस्र और तुर्की दोनों ने शुक्रवार को इसराइल की गजा सिटी पर नियंत्रण की योजना की कड़ी निंदा की। तुर्की ने इसे इसराइल की नरसंहारकारी और विस्तारवादी नीतियों का नया दौर करार देते हुए वैश्विक स्तर पर रोकथाम के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को गजा सिटी पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी थी और इसके लिए 5 बिंदु तय किए हैं। इस्राएली सेना ने भी घोषणा की है कि वह इसी योजना के तहत गजा सिटी पर नियंत्रण और युद्ध समाप्ति के लिए काम करेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.